हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों आज की क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 2 पर। देखो, पार्ट 1 कंप्लीट किया हमने तो उसमें काफी कुछ बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक काफी कॉन्सेप्ट्स को आपको सिखाया। हाई लेवल में भी कुछ क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए, काफी मजा आया होगा आप सभी को। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आप सभी को बोलूंगा भैया पहले आप जाके इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिए और फिर इस पार्ट 2 को देखिए, आपको डबल बेनिफिट होगा। राइट। और अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 पे आ रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पहले से कुछ पता होने चाहिए। हालांकि पता भी होगा तो कुछ कॉन्सेप्ट जो पार्ट 1 में पढ़ाए गए हैं उसके लिए आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और आज के सेशन से काफी कुछ इंपॉर्टेंट नई चीजें सीखते हैं। जो भी बच्चे पहली बार है वो दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, इसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर इसी सीरीज की टारगेट बैच सीरीज के पहले वाले कुछ एपिसोड सारे देख डालिए। आप इसको सीक्वेंस में देखो। अगर आप इंग्लिश का एक्चुअल में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप सीक्वेंस में देखो, आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल सीक्वेंस में, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करके आपको दिल से कह रहा हूं बहुत मजा आएगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट किया गया है क्योंकि सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब आइए आज के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। दोस्तों आज एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों क्या है ये कॉन्सेप्ट? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है आ नंबर ऑफ पर बेस्ड। इसको ध्यान से समझिए। आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ का क्या कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जामिनर इसको लेकर 4 प्रकार से एरर बना सकता है। दोस्तों सबसे पहली एरर बनाता है कि आर्टिकल आ के बाद बच्चे आपको हमेशा नंबर लिखना है, नंबर्स नहीं लिखना। अगर आपने इसमें एस लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए कभी भी नंबर्स मत लिखना। आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल नाउन काउंटेबल ही होगा, हमेशा प्लूरल काउंटेबल वाला ही होता है। और नाउन प्लूरल है, साथ ही साथ आपको हमेशा प्लूरल वर्ब भी यूज करनी है। तो ये कंस्ट्रक्शन दिमाग में छाप लीजिए बच्चे एकदम से, कि जब भी होगा आपको यही करना है। पहली गलती है कि नंबर में एस लगाया तो गलत हो जाएगा, नंबर्स नहीं होता है क्योंकि पहले आर्टिकल आ लिखा हुआ है। दूसरी गलती है एग्जामिनर आ की जगह पे एन लिख दिया। अगर नंबर से पहले एन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि नंबर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। तीसरी गलती, प्लूरल नाउन की जगह अगर सिंगुलर नाउन लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमेशा नाउन प्लूरल ही होता है। चौथी गलती, प्लूरल वर्ब की जगह सिंगुलर वर्ब लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ब भी हमेशा इसके साथ प्लूरल ही आती है। सो अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, दिमाग में जाने दीजिए। अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब होता है। अ नंबर ऑफ कभी कभी अपनी जगह पे अ लार्ज नंबर आपको भेज सकता है, अ ग्रेट नंबर ऑफ को भेज सकता है, लेकिन सभी का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम ही रहेगा। ये नहीं कि अ लार्ज नंबर ऑफ आ गया तो कभी कुछ भी इसमें बदल सकते हैं, आप कुछ नहीं बदलेंगे, सेम रहेगा। आ यहां पे लार्ज लिख दो चाहे ग्रेट लिख दो, आ लार्ज नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, अ ग्रेट नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, यानी सेम टू सेम रहेगा। दोस्तों कोई बदलाव नहीं होगा। जो प्लूरल नाउन भी है ये काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बहुत बार अनकाउंटेबल में एस लगा देते हैं, वो तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि अनकाउंटेबल वैसे भी प्लूरल नहीं बन सकता। दोस्तों आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। बड़े ध्यान से चारों एरर, चारों चीजें चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल चेक करो, सही है, सही है। नंबर सिंगुलर होना चाहिए, सही है, सही है। फिर ऑफ होना चाहिए, ऑफ है। फिर उसके बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है। फिर इसके बाद प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब है, नहीं है, यानी कि हमारी गलती इसी में है। ये हैज बनेगा आपका है। मिल गया एरर। चलो दूसरा ट्राई करो। अ लार्ज नंबर्स ऑफ कंप्लेंट्स, आ लिखा हुआ है, बगल में लार्ज है, नाउन नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए था, नंबर्स नहीं, यानी ये गलती हो गई। बाकी चीजें भी चेक कर लो। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन चाहिए, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, कंप्लेंट्स। एक अच्छी बात बताते हैं आपको इसके बारे में, COMPLAIN। जब आप केवल कंप्लेन लिखते हैं ना तो बच्चे ये आपका वर्ब होता है। अगर कंप्लेन में एस लगा हुआ है तो इसका मतलब आपने वर्ब में एस लगाया हुआ है और वो एक सिंगुलर वर्ब बन चुकी है। हमें वहां पे एक नाउन चाहिए प्लूरल में, तो आपको पहले इसका नाउन रूप लिखना पड़ेगा। कंप्लेंट PLAIN लिखकर टी लिख दो, अब ये आपका नाउन है। प्लूरल बनाना है तो इसमें आपको एस जोड़ना है। बात समझ पा रहे दोस्तों? तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा गलती ना हो जाए, एग्जामिनर खेल जाए आपके दिमाग के साथ कि वर्ब में एस लगा के लिख दे। यहां पे जैसे उसने लिख दिया सपोज एडवाइसेस, अब ADVISES लिख दे। अब आप कहोगे अरे एडवाइसेस एस लगा हुआ है, सही होगा। अरे भैया ADVISE आपकी वर्ब होती है,
और वर्ब में थोड़ी आप वहां पे लगा सकते हैं, राइट, गलत हो जाएगा। फिर चेक करिए, वर्ब प्लूरल चाहिए, प्लूरल है, यानी ये पार्ट आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, यहां पे बस गलती थी, आ लिखा हुआ है, ग्रेट लिखा हुआ है, नंबर चाहिए, नंबर है, ऑफ ऑफ है, नाउन प्लूरल चाहिए, बस यही गलत हो गया, वर्ब प्लूरल चाहिए, ऑलरेडी है। तो यहां पे हमारे सब में, मतलब मैंने आपको हर तरीके के कॉन्सेप्ट्स बता दिए कि कैसे कैसे एरर पूछी जा सकती। इसके बाद आता है बच्चे अगला पॉइंट, वो है आपके इसी आ नंबर ऑफ से बना हुआ एक दूसरा जुड़वा भाई, जिसका नाम है बच्चे द नंबर ऑफ। बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनर इसी को साथ खेलता है, कभी आ नंबर ऑफ, कभी द नंबर ऑफ, दोनों में बहुत ही बारीक सा अंतर है बच्चे। पहली बात, यहां पे भी देखिए आर्टिकल दा लिखा हुआ है, नंबर ही होना चाहिए, नंबर्स नहीं लिख सकते आप यहां पे। दूसरा बच्चे, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल ही होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए, याद रखिएगा साथियों। और तीसरा जो दोनों में डिफरेंस पैदा करता है वो है यहां की वर्ब, इसके साथ की वर्ब सिंगुलर आएगी दोस्तों। यानी जब आर्टिकल दा लिखा होगा तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, जब आर्टिकल यहां पे आ लिखा होगा तो ये प्लूरल वर्ब लेगा दोस्तों। दोनों का फर्क समझ में आया? जब आर्टिकल आ लिखा होगा, बाकी सब सेम है, यहां भी नंबर वहां भी नंबर, यहां भी प्लूरल नाउन वहां भी प्लूरल नाउन, यहां भी काउंटेबल वहां भी काउंटेबल। लेकिन बच्चे जब बात आती है वर्ब की, तो द आर्टिकल जिसके साथ है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और आ आर्टिकल जो सिंगुलर जैसा दिख रहा है वो प्लूरल वर्ब लेगा, जस्ट रिवर्स। और एग्जामिनर इसी में खेलेगा। तो अगर मुझे ये बैक साइड लिखे हुए सेंटेंस में मेरे पास अगर यहां पे द लिखा होता, द नंबर ऑफ होता, तो हम यहां पे क्या लिखते, द नंबर ऑफ, एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहां पे अलग से। अगर यहां पे हमारा द नंबर ऑफ होता, द नंबर ऑफ, सपोज मुझे स्टूडेंट लिखना है तो मैं स्टूडेंट नहीं लिखूंगा, मैं स्टूडेंट्स लिखूंगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि नाउन तो दोनों में ही प्लूरल है। अब आपको वो भी यहां पे लिखनी है सिंगुलर, वॉज अटेंडिंग द सेमिनार। बात आ गई समझ में दोस्तों? तो ये आपके इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट है जब हम द नंबर ऑफ के साथ कहानी बनाते हैं। गॉट इट एवरीवन? ये हमेशा ध्यान रखना। एक तीसरा कॉन्सेप्ट बनता है, तीन ही टोटल कॉन्सेप्ट हैं बच्चे, वो ये है कि अभी हमने आपको चाहे आ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, दोनों ही जगहों पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट सिखाया। अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन हो तो तब हम तो नंबर नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की हम क्वांटिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? और क्वांटिटी वाले केस में हम नंबर कहां से लिख सकते हैं? क्वांटिटी यानी कि मात्रा। तो जो आपका यहां पे आ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ था, वो यहां पे हो जाएगा बच्चे एन अमाउंट ऑफ या द क्वांटिटी ऑफ। प्यारे साथियों, ये अगर आपके पास बगल में लिखा हुआ जो नाउन है वो आपका काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो आपको इधर को नंबर नहीं लिखना है, आपको यहां पे या तो अमाउंट लिखना है या तो क्वांटिटी लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल नाउन के रूप में आपके पास वाटर है, ऑयल है, कुछ भी, तो आप यहां पे ये लिखेंगे द नंबर ऑफ या द अमाउंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, द क्वांटिटी ऑफ ऑयल, द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ऐसे करके, और वह भी यहां पर सिंगुलर ही लगाएंगे। सेंटेंस कुछ भी बना लीजिए, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो सब कुछ सिंगुलर ही रहेगा। तो आपको सिंपल सा ये समझ लीजिए कि एन अमाउंट ऑफ या द क्वांटिटी ऑफ ये लिखना है, प्लस अनकाउंटेबल नाउन लिखना है, और साथ में लिखना है आपको सिंगुलर वर्ब इनके साथ। गॉट इट एवरीवन? तो ये तीन अलग अलग केसेस यहां पे बनते हैं। दो बनते हैं काउंटेबल के साथ। मजेदार ये है कि आप यहां पे क्वांटिटीज नहीं लिख सकते, ना एग्जामिनर पूछेगा। आप यहां पे अमाउंट्स नहीं लिख सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो क्या ही अमाउंट्स क्या ही क्वांटिटीज, है ना दोस्तों। तो इसलिए उसको भी ऐसे ही सिंगुलर सिंगुलर ही रखा जाएगा, और आगे नाउन आपका अनकाउंटेबल लगाया जाएगा। तो ये कहानी आपके इस पार्ट में बनती है। इतने में किसी को कोई डाउट? पूरा क्लियर हो गया यहां तक? लवली। अब आगे चलते हैं दोस्तों इसके बाद की कहानी पे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल। क्या लिखा हुआ है? ऑल।
और आगे लिखा हुआ है ऑल ऑफ, फिर क्या लिखा है सम, फिर लिखा है सम ऑफ, मेनी मेनी ऑफ, मोस्ट मोस्ट ऑफ, बोथ बोथ ऑफ, फ्यू फ्यू ऑफ। आप अगर इन सभी के बारे में थोड़ा सा इनकी मीनिंग निकालो, ऑल का मतलब होता है सभी, तो नाउन अगर काउंटेबल है तो क्या एक आदमी को ऑल बोल सकते हो क्या? जैसे मैं अकेला खड़ा हूं और आप कह दो कि सारे टीचर क्लास ले रहे हैं मुझे अकेले देखकर, तो मैं अकेला सारे टीचर कैसे हो सकता हूं? ऑल तभी बोल सकते हो जब मेरे पास और टीचर्स साथ में हो। तो हमेशा ऑल का इस्तेमाल काउंटेबल में एक से ज्यादा के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ले गया। सम मतलब कुछ, मैं अकेले पढ़ा रहा हूं तो आप बोलोगे क्या कुछ टीचर क्लास ले रहे हैं, एक टीचर क्लास ले रहे हैं, और कुछ बोलोगे तो कुछ टीचर्स आए थे, इसका मतलब एक से ज्यादा टीचर आए थे। तो ये शब्द का भी इस्तेमाल आप हमेशा प्लूरल काउंटेबल में करते हो जब काउंटेबल नाउन आएगा। तो ऐसे मेनी का मतलब बता ही चुका हूं पिछली क्लास में, बहुत होता है। मोस्ट मतलब भी बहुत सारे, बहुत ज्यादा, है ना। बोथ मतलब भी दो हो गया, दो यानी कि प्लूरल होता है। फ्यू मतलब भी कुछ, हमेशा प्लूरल के लिए यूज होगा। तो ये जब शब्द चाहे ऑफ के साथ हो या ऑफ के बिना हो, दोनों ही केसेस में आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन लेंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे, दोनों ही केसेस में। आप कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, जब ऑफ के बिना होंगे तो इनको एडजेक्टिव बोला जाएगा, जब ये ऑफ के साथ होंगे तो इनको प्रोनाउन बोला जाएगा, ये अंतर है बस। लेकिन जो इनके रूल हैं वो सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, रूल में कोई अंतर नहीं है, सेम है। इन्होंने अपनी जगह बदलने की वजह से, सेंटेंस में पोजीशन अलग तरीके से होने से अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच भले बदल लिया, लेकिन बच्चे रूल इन दोनों का सेम है। चाहे ऑल लिखो चाहे ऑल ऑफ लिखो, काउंटेबल नाउन प्लूरल ही होगा और वर्ब आपकी प्लूरल ही होगी, यानी दोनों ही केसेस प्लूरल के ही होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अच्छा, इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आज ये समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आपके सामने, चेक जरूर करिएगा। जैसे ऑल है तो हमें नाउन प्लूरल चाहिए, चेक करिए है, हमें वर्ब प्लूरल चाहिए, देखिए है नहीं है, तो यही गलत हो गया, इसकी जगह पे। आ गई बात समझ में? दूसरा, ऑल ऑफ लिख दिया तो नाउन प्लूरल चाहिए, बस यही गलत है। वर्ब प्लूरल चाहिए, वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसका मतलब इसका नाउन गलत था। तीसरा, सम पॉलिटिशियन, सम प्लस नाउन कर दिया तो नाउन प्लूरल चाहिए था, तो पॉलिटिशियंस, वर्ब प्लूरल चाहिए है। सम ऑफ दी पैसेंजर्स, और वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो वॉज की जगह पे आ जाएगा वर। जिस टेंस में वर्ब दिया होगा उसी टेंस में हम उसका करेक्शन करेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं आपके इनके लिए जो आपके काम आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक और रूल आपका देख लेते हैं दोस्तों, जो कि प्रोनाउन पर बेस्ड है और है बड़ा शानदार, मजा आ जाएगा आपको सीख के। देखो, आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन चैप्टर में आपने रिलेटिव प्रोनाउन सीखा है, ये जो होते हैं हु, विच, दैट। इन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो इसके एंटीसीडेंट, समझाता हूं ये कहानी क्या है। जैसे मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव प्रोनाउन, आपने हु लिखा हुआ है, इसके डायरेक्ट बगल में आपको वर्ब लिखनी है। अब ये वर्ब लिख रहे हो तो सब्जेक्ट तो कोई चाहिए ना, सब्जेक्ट यहां पे लिखा ही नहीं है। अगर सब्जेक्ट लिखा हो, कोई भी शब्द हो, चाहे हु हो, हुम हो, अगर आप सब्जेक्ट लिखकर आप वर्ब लिख रहे हो तो इस वर्ब को इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दीजिए। ये बार बार क्यों इरेज हो जाता है भाई? इस वर्ब को इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दीजिए, क्योंकि आपने रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों लिख दिया, तो वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दीजिए। सिंगुलर है तो सिंगुलर लिख दीजिए, प्लूरल है तो प्लूरल लिख दीजिए। लेकिन अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन लिखकर वर्ब ही लिखा, सब्जेक्ट लिखा ही नहीं, तो कोई तो होगा ना सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट होगा इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला, जो इधर लिखा होगा उसके हिसाब से इधर वर्ब आएगी। इसको इधर को के हिसाब से वर्ब का यूज करने को ही एंटीसीडेंट कहा जाता है। आगे बात समझ में? अब आपके एग्जाम में एरर यही आएगी कि वो मैच नहीं खाएगा, वही गड़बड़ होगा। देखो, जैसे द डॉक्टर्स, यहां पे क्या लिखा हुआ है? द डॉक्टर्स, डॉक्टर साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा, तो आगे की वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। हु लिखा और ट्रीट्स लिख दिया, मेन वर्ब में एस लगने पर वो सिंगुलर हो जाती है, द पेशेंट्स, ठीक है। और फिर आगे देखिए, आर किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए, तो दोनों ही प्लूरल होने चाहिए, स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड्स। यहां पे भी देखिए, देयर प्रोनाउन भी प्लूरल है, एवरीथिंग इज प्लूरल। दूसरा, द मूवी, मूवी देखो कैसा है, सिंगुलर है ना बच्चे, तो आगे सब कुछ सिंगुलर करना जो भी इसके अकॉर्डिंग आएगा। दैट ब्रोक सेकंड फॉर्म है, दोनों में चलेगा। द बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, हैव क्यों लिख दिया जबकि आपका सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो आपको लिखना चाहिए हैज रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम। किसने रिसीव किया? मूवी ने, तो मूवी तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर आनी चाहिए। चलो अगला देखो,
द एनिमल्स, एनिमल्स ये आपका प्लूरल है, तो विच के बाद वर्ब कैसी लिखोगे इसके लिए, तो रोम्स नहीं लिखेंगे, रोम लिखेंगे। मेन वर्ब में एस लगाते ही वो सिंगुलर हो जाती है। कई बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। मेन वर्ब में जब भी हम एस या ईएस लगाते हैं तो ये उस मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है, और जब मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है तो ये उस मेन वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है। या तो फर्स्ट फॉर्म लिखें आप किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो वो अलग कहानी बनेगी, है ना। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, तो वो अलग कहानी है ना। फिर वो हेल्पिंग वर्ब बता देती है कि कौन सी सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन जब आप कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते, केवल मेन वर्ब लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जनरली एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स आप मेरे साथ अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते भी सीखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स आप पार्ट्स ऑफ स्पीचेस जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आगे वर्ब भी आप सीखेंगे। इनको पढ़ने में भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है, इन्हीं सभी टॉपिक्स में से रूल्स निकाल के अलग पढ़ाया जाता है। तो इसको अलग से हम इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसको बढ़िया तरीके से आपको सीखना चाहिए, और वो चीज हम इसको पढ़ाते हैं तो एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लिए लग जाती है और वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आगे बात समझ में बच्चा। अब आ जाइए क्लास नोट्स के 20 क्वेश्चंस, 20 सवाल लेकर आया हूं, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा एक एक चीज। चलो मेरे साथ बस ध्यान से करना, एक शब्द पे गलती नहीं होनी चाहिए बच्चे। चलो, nowadays many a women have decided to go outside of home in search of a job। अब देखो सेंटेंस को ध्यान से देखो, nowadays, हालांकि इस पे ऐसे ऐसे हाइफन होना चाहिए बीच में, ठीक है, डैश होना चाहिए, यानी nowadays इन दिनों क्या। आप देखो यहां पे लिखा हुआ है मेनी आ, मेनी आ जो है आर्टिकल आ के साथ ये शब्द हो गया सिंगुलर। वुमेन आपका MAN ए लिखा हुआ है तो ये भी हो गया सिंगुलर। यहां पे हैव ये लिखा हुआ है, ये हो गया प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल के हिसाब से अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसमें कोई गलती नहीं है, जैसे कोई गलती नहीं होने का मतलब आप देखो मेनी आ लिखा हुआ है तो सिंगुलर नाउन आना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वही लिखा हुआ है। अगर वहां पे प्लूरल होता, जैसे वुमेन की जगह पे अगर इस जगह पर WOMEN होता तो आपका सब्जेक्ट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सब्जेक्ट? क्योंकि बच्चे मेनी आ जब लेता है तो आ लेगा सिंगुलर नाउन और आप वहां पे प्लूरल कर दिए। ऐसे केस में फिर हम वर्ब नहीं बदलते। लेकिन बच्चे यहां पे अगर आप देखो तो आपका सब्जेक्ट पूरी तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट है। मेनी, अगर केवल मेनी होता तो विमेन लिखा होता, हाँ भाई, मेनी होता तो विमेन लिखा होता, प्लूरल होता। मेनी आ लिखा हुआ है तो नाउन सिंगुलर लिखा हुआ है। अब जब नाउन भी सही है मेनी आ के साथ बिल्कुल, तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट करेक्ट है। सब्जेक्ट करेक्ट है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो करो, जो आपका हैव है वो बदल के, तो आपकी जो मिस्टेक है वो ऑप्शन बी में जाएगा, क्योंकि मेनी आ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन करेक्ट। हम ऑप्शन ए तब टिक करते जब ये सेंटेंस में लिखा होता इस हिस्से में, मतलब हम सब्जेक्ट में भी सुधार कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना चाहिए, दैट्स ट्रू, लेकिन सब्जेक्ट सही होना चाहिए। जैसे जब शादी होती है, शादी, तो पंडित जी जब 7 वचन गिनाते हैं तो उसमें से एक 8 वचन ऐसा भी होता है, अपने वाले तो किसी को याद नहीं रहते भाई, दूसरी की शादी वाले याद रहते। सो एक 8 ऐसे वचन होता है कि बोलते हैं कि देखिए, ऐसे पत्नी से बोलते हैं कि देखो भाई महिला जी, आपको पति के अनुसार चलना पड़ेगा, पति जैसा कहेगा वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर पति ने कह दिया कि आपको शॉपिंग पे नहीं जाना है तो आपको शॉपिंग पे नहीं जाना है, बात सही है। पत्नी उस समय बोलती हाँ बोल लो पंडित जी, बाद में मिले हो तो बताएंगे तुमको। सो ये कहानी बनती है। अब इसी में थोड़ा सा पति के अनुसार चलना पड़ेगा, लेकिन अगर पति ही कुलच्छनी निकल जाए तो पंडित जी के मंत्रों का या वचनों का कोनो मतलब है? पति के अनुसार चलना पड़ेगा। एक बाबा जी हैं, वो मथुरा के हैं, जिनके करली हेयर हैं, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जो भाग भाग के चलते हैं। तो उनके दरबार में एक महिला आई और माइक लेके बोलती है उनसे, पंडित जी से, बाबा जी से, बाबा जी हमें ना गुटखा खाने की बहुत आदत है। तो बाबा जी ने पूछा ये आदत तुमको कैसे पड़ गई? बोले हमारे पति खिलाते हैं।
हमारे पति गुटखा खिलाते हैं, पहले बस वो खाते थे, हमको 2 दाना देते थे, 4 दाना देते थे, पूरा गुटखा पुड़िया वो खाते थे। आज ये आलम है कि वो 1 पुड़िया खाते हैं, हम 3 पुड़िया खाते हैं। तो अभी एक बात बताओ, ये पति तो कुलच्छनी हो गया ना, इसके अनुसार कहे चलें ऐसा पति है? हैं, गुटखा खा रहा है, बीवी को गुटखा खिला रहा है, दारू पी रहा है, बीवी को दारू पिला रहा है। तो ऐसा कुलच्छनी पति अगर है तो भैया उस केस में मतलब पति में कमी है। मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझा ही रहा हूं कि पति में कमी होगी तो पति बदला जाएगा, पत्नी को बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी वही कहानी है कि अगर सब्जेक्ट में कमी है तो सब्जेक्ट को बदला जाएगा। हर बार जो है पत्नी बदलना जरूरी नहीं है, पत्नी के स्वभाव को बदलना जरूरी नहीं है, हैव अपनी जगह सही होता। तो गलती हम इस हिस्से को टिक तब करते जब या तो लिखा होता मेनी, WOMAN, तब भी गलत हो गया। ये लेता है प्लूरल नाउन, यहां पे सिंगुलर लिखा हुआ है, ये बार बार पता नहीं काहे मिट जा रहा है, ये होता तो गलत हो गया, है ना। और दूसरा अगर ऐसे लिखा होता मेनी आ, WOMEN, अब ये प्लूरल हो गया, जब कोई इसको सिंगुलर चाहिए तो गलत हो गया। तो ये दोनों कहानी में पति में खराबी है भाई साहब। पति का दारू छुड़वाइए, गुटखा छुड़वाइए, नहीं तो पत्नियों को गुटखा खिलाना शुरू कर देगा। यही होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और हर बार वर्ब टिक करके चले जाते हैं, कहते हैं नहीं सब्जेक्ट हमेशा ही ठीक होता है। नहीं भैया, हमेशा ही ठीक नहीं होता है, कभी कभी ऐसा गुटखा वाला भी सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, ऑफिशियल्स बिलीव दैट मोर देन वन पर्सन आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द फायर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, पिछली क्लास में ही तो पढ़ाया था, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना। तो बताइए एरर क्या है। देखिए, ऑफिशियल्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा, तो ये सही है। फिर दैट लिखा आपने, ठीक। नया सब्जेक्ट है आपका मोर देन वन के साथ, मोर देन वन। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? मोर देन वन। इसमें वन के हिसाब से सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगानी। आपने नाउन सही लिखा, बस आपने वर्ब गलत कर दिया। ये अलग है, चल रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। आपको आर की जगह पे इज लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से आपका सब्जेक्ट यहां पे ग्रामेटिकली करेक्ट है तो बदलाव वर्ब में ही होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज आपका हो जाएगा। तीसरे पे आ जाइए, मोर देन 5। ये भी कॉन्सेप्ट कल सिखाया था। अब 1 नहीं लिखा, अब यहां पे 5 लिखा हुआ है, 5 जो कि एक से बड़ी संख्या है, तो इसके बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब लेना है। यही कॉन्सेप्ट है। तो आप ध्यान से देखिए, मोर देन 5, वो भी 5 नहीं है, 500 है। ओहो, 500 है, 500। तो प्लूरल ही नाउन आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगी। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, इंसर्जेंट्स। अब आप अपनी वर्ब चेक करो, क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? प्लूरल लिखेंगे ना, तो हैज की जगह पे क्या करना है आपको? हैव, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है एंड एक प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल ही वर्ब दी जाती है। चलो आगे आ जाओ। मोर, अब ये मोर प्लस नाउन वाला कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चे? अगर मोर के बाद नाउन लिखोगे तो प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा, और जैसा नाउन हो जाएगा वैसी ही आपकी वर्ब हो जाएगी। यही रूल सिखाया था, देखिए ना, यही रूल सिखाया था हमने लास्ट क्लास में। इसकी पहली वाली क्लास कल ही तो पढ़ी है आपने। तो मोर प्लस प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि मोर के बाद नाउन लिखा है तो प्लूरल होगा, मोर के बाद लिखा है तो प्लूरल होगा, और जैसा नाउन होगा वैसी आपकी वर्ब हो जाएगी। चेक करिए, मोर के बाद प्लूरल नाउन, अब इसके लिए प्लूरल वर्ब। इसका मतलब गलती किसमें है? हैज में, हैज को हटा के आपको हैव करना। देखो बच्चे, ऐसे ही एग्जामिनर पूछेगा। अभी आपसे फटाफट इसलिए बन रहा है क्योंकि आपको पता ही है कि चेक केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है। यही जब मैं मिसलेनियस में कराऊंगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग सब भर दूंगा इसमें। जब तब आपको इन सभी को इकट्ठा दिमाग में लगाना है। उस समय आप खोज लिए तो फिर मजा ही आ गया आपके। अगला, द होल क्लास डज नॉट हैव द सेम ओपिनियन, दे आर ऑल डिफरेंट इन देयर ओपिनियन। जल्दी से बताइए, द होल क्लास डज नॉट हैव द सेम ओपिनियन। होल क्लास का सेम ओपिनियन नहीं है। डज नॉट हैव द सेम ओपिनियन यानी होल क्लास, और आप कह रहे हो कि उनका ओपिनियन सेम नहीं है, उनका ओपिनियन डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्लास बट गई, करेक्टिव नाउन।
आपको एक चीज पता होना चाहिए, COLLECTIV कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट ये है। कलेक्टिव नाउन जब यूनाइट रहता है तो वो सिंगुलर माना जाता है, और जब वो सेपरेट हो जाता है तो प्यारे बच्चों वो प्लूरल माना जाता है। आप कह रहे हो पूरी क्लास जो है नॉट हैव द सेम ओपिनियन, यानी सेम ओपिनियन नॉट हैव नहीं है, डिफरेंट है देयर ओपिनियन में। तो आप यहां पर देयर शब्द यूज किए ना क्लास के लिए, क्यों? क्योंकि क्लास डिफरेंट है ओपिनियन में, प्लूरल है। तो जब वो प्लूरल है तो फिर ये डज क्यों आ गया? ये भी तो प्लूरल होना चाहिए। तो आपका मिस्टेक है ऑप्शन ए में, डू लिखना है डज की जगह पर। आप अच्छे से जानते हैं बच्चे, जो डू है वो एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और जो डज है वो एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें क्या चाहिए? प्लूरल। आपने प्रोनाउन प्लूरल लिखा है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल। आ रही है बात समझ में? क्यों भाइयों, मजा आ रहा है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में? नेक्स्ट, देयर आर एरियाज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस विच रिक्वायर एक्स्ट्रा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द स्टार्ट। क्या एरर है इसमें? क्या एरर है? सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर। देखो, देयर के बाद आपने आर इसलिए लिखा क्योंकि इस जगह पर एरियाज लिखा हुआ है। ये रूल होता है देयर में ना, कि वर्ब आएगी बाद वाले के हिसाब से। एरियाज किसका? पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस का, उसके लिए विच लगाया। ये विच के बाद आपने यहां पे लिखा हुआ है रिक्वायर। क्यों? क्योंकि विच का एंटीसीडेंट है एरियाज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, एरियाज। तो एरियाज को रिक्वायर है तो प्लूरल को रिक्वायर लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के लिए प्लूरल लिखेंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द स्टार्ट, कोई एरर नहीं है। शी हैज डन हर बेस्ट टू कीप काम बट फाइंड हर सेल्फ ट्रेम्बलिंग विथ टेंशन एंड इनडिसीजन। क्या गलती है इसमें? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगाइए, शी सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर हैज लगाया, हैज को थर्ड फॉर्म दे दिया, हर बेस्ट टू कीप काम, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बट लिखा, फिर यहां पे लिखा फाइंड। किसके लिए फाइंड लिखा है आपने? शी के लिए। जब शी के लिए आपने फाइंड लिखा, दूसरा सब्जेक्ट, तो वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आप देखो यहाँ पे हर सेल्फ भी लिखा है आपने, शी के लिए ही हर सेल्फ आएगा, तो इसका मतलब मिस्टेक है आपके उसी पार्ट में। आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको अपनी मेन वर्ब वहां पे सिंगुलर करनी है। देखो, आपको अच्छे से पता है कि कोई एक सब्जेक्ट मल्टीपल वर्ब का मालिक हो सकता है। अगर एक ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी वर्ब्स आ रही हैं या एक से ज्यादा वर्ब्स आ रही हैं, तो ऑल दी वर्ब्स विल बी इन द सेम फॉर्म, सेम नंबर। कहिए सेम फॉर्म नहीं, सेम नंबर। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सारी वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है सब्जेक्ट तो सारी वर्ब प्लूरल। टेंस कोई सा भी हो सकता है। अब जैसे यहीं पे ले लो, पहला है प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उससे नहीं मतलब है, वो तो टेंस डिसाइड करेगा। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दरबार क्या कहता है? भैया सिंगुलर है तो सब सिंगुलर करो, प्लूरल है तो सब प्लूरल करो। तो इसलिए यहां पे हमारा ये भी सिंगुलर। द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज अ मेगा इवेंट एट द नेहरू स्टेडियम टू प्रमोट अवेयरनेस रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स। क्या गलती है? क्या गलती है? अब आप जानते हैं कि जो पुलिस वर्ड होता है, जैसे पुलिस है, चिल्ड्रेन है, ये सारे शब्द आपके प्लूरल होते हैं, ठीक है, प्लूरल होते हैं। लेकिन जब आप स्टेट वाइज पुलिस लिख देते हैं तो वही आपका प्लूरल सिंगुलर हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ये जो दिल्ली पुलिस है ना, स्टेट वाइज, कोई भी स्टेट वाइज, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, है ना, कुछ भी, महाराष्ट्र पुलिस, ऐसे करके, तो वो सिंगुलर हो जाता है। और अब जब ये सिंगुलर हो गया तो मेन वर्ब भी सिंगुलर, ऑर्गेनाइजेस, वो भी तो सिंगुलर आएगी दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। केवल पुलिस होता, केवल पुलिस होता, ये प्लूरल है। सिंगुलर एक तरीके से और बनाया जाता है, सिंगुलर एक तरीके से और बनाया जाता है, POLICEMAN। आप यहां पे MAN साथ में लिख दो, पुलिस मैन। नाउ दिस इज सिंगुलर, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर बाय गाइस। दोनों ही हमारे दो तरीके से सिंगुलर बनते हैं, या तो आप पुलिस मैन लिखे हो या तो आप स्टेट वाइज पुलिस बता रहे हो, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, कर्नाटका पुलिस, समझ पा रहे हो, दिल्ली पुलिस। सो ये हमारा सिंगुलर है। चलो आगे बढ़ो। मेनी फाइंड्स इट वेरी एम्बैरेसिंग टू डिस्क्राइब देयर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग एक्चुअल फिजिकल टेक्निक। क्या एरर है बच्चे?
आज ही पढ़ाया ये वाला कॉन्सेप्ट और पिछली क्लास में भी पढ़ाया था यही कॉन्सेप्ट। आप अच्छे से जानते हैं कि जो मेनी शब्द है, ये मेनी जिसका हिंदी मतलब होता है कई, ये शब्द अपने में एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो इसको प्लूरल वर्ब चाहिए और प्लूरल वर्ब के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहां पे एस फॉर्म क्यों लिख दिया आपने? फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना। तो मेनी प्लूरल है तो केवल फाइंड लिखा जाएगा, फाइंड्स नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट, इट विल नॉट हैव एस्केप्ड योर नोटिस दैट देयर हैज बीन सम मेजर चेंजेस इन द कंपनी। कम ऑन एवरीवन। जब कॉन्सेप्ट्स पता हो जाते हैं तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी इंग्लिश उतना ही सुधरेगा आपका। अब आज आप मेरे साथ पार्ट 2 में अगर मिसलेनियस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो पार्ट 1 आप पढ़ के आए होंगे, ऐसा मैं मान चल रहा हूं, और आपने उन पर अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। एटलीस्ट एक्स्ट्रा नहीं तो मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार किया होगा। नहीं किया तो करना शुरू कर दीजिए बच्चे, जरूरी होता है प्रैक्टिस। मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं, आप देखते होंगे लोग हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है माला का जप करो। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं राधा नाम जप करो, राधा 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 राधा, या जिनको भी आप मानते हो उनका नाम जप करो। जप करो। अगर मैंने कहा कि राधा नाम लेने से हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो राधा नाम एक बार ही क्यों ना ले लिया जाए, बस राधा हो गया खत्म। क्यों दिन भर राधा राधा जपना है? क्यों? उसके पीछे का लॉजिक पता है? जो लोग कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय हो गया तो लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहो। क्यों? मेरे प्यारे भाइयों, उसके पीछे एक बहुत ही प्यारा सा साइंस है। ये साइंस समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। इस वाले में भी वही साइंस लगेगा। प्यारे बच्चों, जब कभी भी आप कोई भी नाम लेते हैं, चाहे वो ईश्वर का नाम हो या कोई मंत्र हो, तो पहली बार लेने पर वो केवल एक नाम की तरह होता है, एक शब्द की तरह होता है, उसमें कोई ताकत नहीं होती है। लेकिन जब आप उसी नाम को बार 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 लेते हैं ना दोस्तों, तो वो बात, वो नाम, वो जप आपके माइंड से आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाता है, और वो शब्द सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ईश्वरीय होता है। दोस्तों, हमारे लिए, हमारी जिंदगी में जिसको हम चमत्कार कहते हैं, वो माइंड से नहीं होता, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो आपको मैं हमेशा क्यों चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये चीजें आपके माइंड से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स घुस जाएंगे, और वैसा ही चमत्कार आपकी जिंदगी में एग्जाम में होगा जैसा चमत्कार राधा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलने पे ईश्वरीय होता है। दोस्तों, करके देखिए। लेकिन बच्चों को लगता है नहीं, एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया, हो जाएगा। नहीं होगा, भूल जाएगा सब कुछ। बात को समझिए। किसी नाम में ताकत नहीं है जब तक वो नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश ना करे, चाहे वो कोई श्लोक हो, चाहे कोई ईश्वर का नाम हो, या कुछ भी हो। दोस्तों, बाबा जी की बात को समझिए, थोड़ा साइंस लगाया कीजिए, है कि नहीं? एक ही बार में क्यों नहीं मोक्ष मिल जा रहा है आपको, मोक्ष मिल जा रहा? क्यों कहते हैं बाबा जी कि इसका नाम जप करिए? क्यों? आपके सबकॉन्शियस में माइंड में जाएगा, अच्छी अच्छी बातें दिमाग में फिर आएगी, और वो चीज एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी जो आपके भले के लिए होगा। ईश्वर बोलेगा तथास्तु, जो चाहिए वो मिलेगा। समझ गया? तो बच्चा ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो। अभी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, सेंटेंस को पढ़ो। इट विल नॉट हैव एस्केप्ड योर नोटिस। सब्जेक्ट इट है, विल नॉट, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, एस्केप्ड विल नॉट हैव, यानी विल हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये हैव इसके साथ की हेल्पिंग हो गई, ठीक है ना? योर नोटिस, फिर दैट लिखा, फिर देयर लिखा। देयर के बाद क्या रूल है देयर का, कि यहां पे जो आप वर्ब लिखोगे वो इधर वाले के हिसाब से होगे। तो इधर क्या है? आपने वर्ब तो हैज बीन लिख दिया, अब इधर क्या है? सम मेजर चेंजेस विच इज प्लूरल। जब चेंजेस प्लूरल है तो वर्ब आपने हैज कैसे लगा दी? वर्ब भी तो हैव होनी चाहिए प्लूरल, तो मिस्टेक है, उस हैज की जगह पे देयर हैव बीन करिए, क्योंकि आपके पास आपका जो सब्जेक्ट है उस वर्ब का वो है मेजर चेंजेस, दैट्स अ प्लूरल नाउन। द नंबर ऑफ, ये लीजिए, जिसका इंतजार था वही आ गया, अभी अभी बढ़ा है। द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड हैव फॉलन फ्रॉम 2 मिलियन टू जस्ट ओवर 1.5 मिलियन। क्या गलती है इसमें?
प्यारे साथियों, यहां पे द नंबर ऑफ है बाबू, द आर्टिकल आ गया। देखो नाउन नंबर सही है, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है। वो क्या यहां पे द आने पे सिंगुलर वर्ब चाहिए है, क्या चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर वर्ब। यहां पे आ नंबर ऑफ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। अगर सब्जेक्ट तुम सही हो तो तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, वर्ब बदलेगी। और अगर तुम गलत हो तो तुम ही बदलोगे। ये तो सही है। अब मान लो मैंने यहां पे एस लिखा होता तो फिर बेटा हम इसको टिक करते, क्योंकि हम ए और बी दो जगह टिक तो कर नहीं सकते। तो फिर हम इसको एस हटाते, यहां पे आ लगाते। समझ पा रहे हैं? अगर यहां पे एस लगा होता तो हम एस भी हटाते और यहां पे आ भी लगाते, क्योंकि हमें करेक्शन के लिए केवल ए मिला है। हम 3 पार्ट 2 पार्ट्स में नहीं टिक कर सकते, मोर देन 1 पार्ट्स में। बच्चे हमारा 10 का एक सेट कंप्लीट हो गया, ये दूसरा सेट शुरू हो गया। 10 के सेट से मैं करा रहा हूं आपको दूसरा। यानी जो दूसरा सवाल, ये 12वां सवाल है। द ग्रेटेस्ट थिंग यू विल एवर लर्न जस्ट टू लव एंड बी लव्ड इन रिटर्न। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट थिंग, ये सब्जेक्ट है। यू विल एवर लर्न, यू विल एवर लर्न, विल का सब्जेक्ट ये है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए भी तो कोई वर्ब चाहिए। तो द ग्रेटेस्ट थिंग इज जस्ट टू लव एंड बी लव्ड इन रिटर्न। आप इसका तो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है, उसके लिए भी तो वर्ब चाहिए। वो तो अपना बन के कंप्लीट कर लिया। हाँ, इधर का क्या है, कुछ तो चाहिए। तो जैसे द ग्रेटेस्ट थिंग, सपोज अगर आपका ये नहीं होता, इसको हटा दो, ये गायब ही कर दो, पढ़ो ही मत। और आप पढ़ो सेंटेंस को, द ग्रेटेस्ट थिंग जस्ट टू लव, है गलत लग रहा है ना? द ग्रेटेस्ट थिंग इज जस्ट टू लव एंड बी लव्ड। वो तो डाला ही इसलिए गया है ताकि आपका ध्यान इधर जा ही ना पाए और आप फंस जाओ सेंटेंस में। ये है पीवाईक्यू का चमत्कार बच्चे। शी इज अ shrewd politician who want to avoid offending the electorate unnecessarily। क्या मिस्टेक है? शी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। अ shrewd politician यहां पे सिंगुलर है, फिर आपने हु लिखा। यही पॉलिटिशियन तो चाहती है, अर्थात एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब लिख रहे हैं, तो ये भी तो सिंगुलर होएगा। बच्चे वांट की जगह पे वांट्स कर दीजिए, बिकॉज सब्जेक्ट आपका कैसा है, वहां पे एंटीसीडेंट में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट इज अ shrewd politician। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज थिंग्स स्टैंड एनी क्लेम दैट ही कुड मस्टर मोर देन 5% सीम फार फेच्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है। सोचिए भाइयों, सोचिए क्या हो सकता है। देखिए, एज जैसा कि थिंग्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब है, तो ये सही है। फिर नया आया एनी क्लेम, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दैट लिखकर आपने नया सब्जेक्ट दे दिया ही, तो ही कुड मस्टर मोर देन 5%। यहां तक तो ठीक है, यहां तक ठीक है। अब वही जो एनी क्लेम है, वो एनी क्लेम सीम फार फेच्ड, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर बनाओ, यानी आपको ये सीम नहीं, ये सीम्स लिखना पड़ेगा। जैसा सब्जेक्ट वैसी आपकी वर्ब। देखो बच्चे, आपके एग्जाम में जैसे आपके सेंटेंसेस में सेंटेंस का साइज जब बड़ा होता है तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल वर्ब्स होती हैं। हर वर्ब को उसके सब्जेक्ट के साथ मैच करिए। अगर आप सही सब्जेक्ट वर्ब को देने में असमर्थ रहे तो गलत हो जाएगा। पहचानिए इसका सब्जेक्ट कौन हो सकता है सेंटेंस में, जो है उसके मैच कराइए, उसके साथ का नंबर मैच कराइए, चीजें आसान हो जाएगी। आगे आइए, दिस मेक्स बिजनेस अ मेरिटोक्रेसी एंड एनकरेज बिजनेस ओनर्स टू फोकस ऑन क्वालिटी। स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर। प्यारे साथियों, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पे सिंगुलर वर्ब लिखी, और यही सिंगुलर सब्जेक्ट इस वर्ब के लिए भी तो है, तो फिर उसको फर्स्ट फॉर्म में क्यों लिखा? उसको भी तो एस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एनकरेजेस, सेम सब्जेक्ट फॉर टू मेन वर्ब्स, तो बोथ द मेन वर्ब शुड फॉलो द सेम नंबर, राइट?
ये सिंगुलर है तो ये भी तो सिंगुलर होएगा, यानी यहां पे एनकरेजेस लिखा जाएगा। सम ऑफ, अभी अभी पढ़ाया था सम ऑफ, सम एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स schools are facing is a carryover from the previous government's policies. क्या मिस्टेक है इसमें, क्या मिस्टेक है इसमें? टाइम्स ऑफ, सम ऑफ को सब कुछ प्लूरल चाहिए, काउंटेबल हुआ तो प्रॉब्लम्स प्लूरल है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्कूल्स आर फेसिंग। अब सब ऑफ की वर्ब चेक करिए, ये वर्ब है, अरे प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन है तो वर्ब आपकी प्लूरल होनी चाहिए, यानी इसकी जगह पे आपको आर लिखना है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक मेक्स मोर मनी, द पर्सन हु हॉल्स ब्रिक्स ऑन हिज बैक और द पर्सन हु ऑपरेट द फॉकलिफ्ट? बहुत ही बेसिक है, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। द पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हु के बाद आपने सिंगुलर वर्ब लगाई। इन द सेम वे यहां पर भी तो द पर्सन सिंगुलर है, तो यहां पे सिंगुलर क्यों नहीं किया? ऑपरेट बनेगा ऑपरेट्स। इंटरेस्टिंग। जॉब्स आर क्रिएटेड व्हेन समवन स्टार्ट अ बिजनेस that takes a thing, adds labor and technology to it. Spot the error. Come on everyone. Jobs are created जब कोई someone एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब कैसे आपने सिंगुलर नहीं करी? स्टार्ट अ बिजनेस नहीं, स्टार्ट्स अ बिजनेस होना चाहिए, सब्जेक्ट इज सिंगुलर। The dairyman also makes some of the milk into cheese and we use a lot of that as well. क्या मिस्टेक है इसमें? Spot the error बच्चे। Time's up. The dairyman है बच्चे यहाँ पे, that's a plural noun. तो मेन वर्ब फिर आपने s क्यों लगाया? है ना, गलत हो गया। तो dairyman के लिए makes नहीं make लिखा जाएगा, जो सब्जेक्ट है सिंगुलर। लेट्स हैव लास्ट क्वेश्चन, ये 10वां है सेकंड सेट का, यानी टोटल 20 क्वेश्चन हो गए इसको लेकर। ही नीड्स दीज पीपल टू फुलफिल हिज एम्बिशंस एंड रेसिप्रोकेट बाय ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन ईच ऑफ देम। कम ऑन एवरीवन, टाइम्स अप। ये नो एरर है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, यहां पे तो एस लगा रखा है आपने, यहां पे तो नहीं लगाया। थोड़ा ध्यान दीजिए सेंटेंस में, वो कहता है ही नीड्स, उनको चाहिए, तो इसके हिसाब से तो ये एस आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसको ये लोग किस लिए चाहिए? तो ये जो लोग है ना, ये जो लोग है ना, ये चाहिए दो काम के लिए। पहला टू फुलफिल, पहला चाहिए टू फुलफिल, पहला टू फुलफिल कोई चीज को फुलफिल करने के लिए, और दूसरा रेसिप्रोकेट करने के लिए। तो आपका जो ये फर्स्ट फॉर्म है ना बच्चे, ये इस सब्जेक्ट का नहीं है, इस ऑब्जेक्ट के लिए पहला इन्फिनिटिव है V1 का और ये दूसरा इन्फिनिटिव है V1 का, यानी वो V1 के पैरेलल में है बच्चे। वो आपकी फाइनाइट वर्ब के पैरेलल में नहीं है, जो मुख्य वर्ब है उसके पैरेलल में नहीं है, वो आपकी इन्फिनिटिव के पैरेलल में है। तो इन्फिनिटिव जब आपकी फर्स्ट फॉर्म का होता है तो दूसरा भी फर्स्ट फॉर्म का है, इसलिए वो सेंटेंस हमारा करेक्ट है, देयर इज नो एरर। राइट, चलो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपकी आज की सारे कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको अच्छे से आ गया। फिर दोनों क्लासेस देख लीजिएगा, एग्जाम के बहुत सारे सवाल ना आपको एकदम हलवा लगेंगे बच्चे। राइट, बाकी इसके अलावा आप दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एटलीस्ट अपने किसी एक साथी के पास शेयर जरूर कर दीजिए। क्या इतना कर सकते हैं आप? मेरी प्लेलिस्ट इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस सीरीज के सारे एपिसोड्स आपको शुरू से देखने हैं। इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर अभी के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में। आपकी कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। किसी एक साथी को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, किसी भी एक साथी को शेयर ज़रूर करिएगा जिसको भी आप चाहते हैं कि उसकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। राइट एवरीवन, जिसको भी आप चाहते हैं उसकी इंग्लिश बेहतर हो जाए, ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए दृष्टि एसएससी को, क्योंकि मेरी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल ही रही हैं
और ये आपके लिए, जब YouTube से इतनी सारी चीज़ें हैं तो उसका बेनिफिट उठाइए। मेरे बहुत सारे इस चैनल पे इस सीरीज़ के अलावा भी कुछ स्पेशल जेनरिक एंड शॉर्ट्स आएंगे दोस्तों, जो कि आते हैं, तो आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके वो देखिए एंड वीडियो वाले सेक्शन में आप मेरे कुछ स्पेशल वीडियोस भी देखिए। जैसे वोकैबलरी याद कराने के मैंने 8 तरीके का एक वीडियो बनाया है, 10 मिनट का वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वोकैबलरी कैसे याद करें, होता नहीं, याद ही नहीं होती वोकैब, मेरे वो 8 तरीके देख लीजिएगा और उसमें से किसी 4 से 5 तरीकों को फॉलो कर लीजिएगा, जो भी आपको समझ में आए, अपनी पसंद से कोई भी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हर रोज कम से कम आप 200 वर्ड्स के मालिक होंगे दोस्तों, कम से कम बता रहा हूं 200 वर्ड्स, और जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं ये वर्ड्स, ऐसे याद हो जाएगा। तो बहुत ही अनोखा तरीका है, वो 8 तरीकों को फॉलो करिए और उसको अच्छे से उसको फॉलो करके उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद साथियों।